रात के 12 बजे थे। वीआर जूस सेंटर के पास विपिन अपने दो और दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। उन्होंने थोड़ी बहुत शराब भी पी रखी थी। विपिन ने कहा, अरे ये मनोज कहाँ मर गया आज? उसने मुझे वादा किया था कि गोवा से कोई स्पेशल दारू लाएगा आज, पर आया ही नहीं वो। अरे विपिन भाई, आज उसकी पहली रात है शादी के बाद। तू क्यों उसे परेशान कर रहा है? तेरी शादी को 20 साल हो गए। तूने अपनी जिंदगी के खुशनुमा पल जिए ना, अब उसे भी जीने दे। अचानक विपिन का मोबाइल बजने लगा। विपिन ने कॉल उठाया और सुना, रितु के पापा, काफी रात हो चुकी है, कब तक पहुंचेंगे आप? अरे रागिनी तुम? रागिनी नहीं, रोहिणी। रितु के पापा, फिर से शराब पी आपने? तुमने मुझे दोबारा फोन किया, बोला था ना फोन मत करना। जब मेरा मन होगा घर आने का तभी मैं आऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? चल फोन काटो आप। कॉलेज की घंटी बजती है और सारे छात्र कॉलेज से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अंजू और रितु दोनों कॉलेज के पीछे वाले सबसे नजदीकी पार्क की तरफ चलती हैं। वो छोटा सा पार्क था। दोनों एक सीट पर जाकर बैठ गई। रितु कहती है, देख अंजू, आज तेरे कहने पर मैं तेरे साथ यहाँ आई हूँ। बस 5 मिनट है मेरे पास, जल्दी बोल क्यों लाई है मुझे यहाँ? यार क्या दिक्कत है? रोज रोज घर भागने की जल्दी में क्यों रहती तू? यार क्या करूँ, इतना सारा पढ़ना जो रहता है, वक्त ही नहीं मिलता। कल एग्जाम्स भी तो हैं। क्या तू अपनी पढ़ाई से खुश नहीं है? आज शर्मा सर के 5 मुश्किल सवाल के जवाब तूने इतनी आसानी से दिए। मुझसे तो 2 सवाल हल ही नहीं हो रहे थे, और फिर भी तुझे लगता है कि तू पढ़ नहीं पाती। ये कैसे चलेगा रितु? पढ़ाई के साथ साथ खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी है जिंदगी में। देख अंजू, इन सारी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कल के एग्जाम में मुझे किसी भी हालत में 96% के ऊपर लाने हैं, वरना मेरे पापा जी मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट देंगे? तेरे पापा तुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं ना? फिर जितना परसेंटेज तू स्कोर कर रही है उतना तो काफी है ना यार। इतनी सख्ती की क्या जरूरत है? वो सब मैं नहीं जानती। चल मैं जा रही हूँ। अरे यार, पर तेरे गर्दन पे वो निशान? अंजू के इस सवाल का रितु ने कोई जवाब नहीं दिया और भागकर कमला की घर की ओर चली गई। जैसा रोज होता था, कमला रितु का इंतजार कर रही थी, और जब रितु आई, कमला ने उसे अंदर लिया और उसे खाना परोसा। दोनों खाना खाने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। रितु तनाव में थी। उसका चेहरा देखकर कमला ने उससे पूछा, रितु क्या हुआ? एग्जाम की टेंशन में हो? कोई बात नहीं बेटा, इस बार भी तुम 90% के ऊपर ही लाओगी। कमला ताई, इस बार पापा ने 96 के ऊपर लाने को बोला है। अगर नहीं आए तो पता नहीं कितना मारेंगे दोबारा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बच्ची, पर तुम निराश ना हो। बस आज की रात कैसे भी करके पूरी मेहनत से पढ़ो। हम इसका इलाज एक दिन जरूर निकालेंगे। वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब है? कल से 3 दिन बाद रिजल्ट है। ताई, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। वो मेरे पापा ने कल मुझे बोला था कि आज आपको कैसे भी करके लेकर आए। बोल रहे थे कि उनको आपकी कहानियां सुनकर मजेदार नींद लेनी है। तो आप अभी चल रहे हो ना मेरे साथ? रितु की ये बात सुनकर कमला को थोड़ा सा अजीब लगा। वो उठी और अपने कमरे में चली। रितु उसे देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। थोड़ी देर बाद कमला वापस बाहर आई और बोली, चलो रितु, आज की रात तुम्हारे पापा से मुलाकात कर ही लेते हैं। बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि कल एग्जाम के बाद तुम उस संजू को किसी भी हालत में यहाँ तुम्हारे साथ लेकर आओगी। रितु इस बात को थोड़ा सा सोचती है और अंजू को लाने के लिए तैयार हो जाती। इसके बाद दोनों विपिन के घर की ओर चल देती। कमला को देखकर विपिन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। रितु खाने का बॉक्स अपने पापा विपिन को देती है। तीनों डाइनिंग टेबल पर कुछ समय बिताते हैं। विपिन खाना खत्म करता है और कहता है, बेटी रितु, अब जाओ अपने कमरे में और कल के एग्जाम के लिए खूब मेहनत से पढ़ लेना। और हाँ, 96 के ऊपर हिलाने हैं, समझ गई? इतना कहकर रितु अपने कमरे की ओर चल देती है। कमला भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन विपिन अचानक खांसते हुए उसे टोकता है और कहता है, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उसे अकेले पढ़ने दो, तुम्हारे चक्कर में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कमला चुपचाप उस आदेश का पालन करती है और विपिन के सामने चुपचाप शांत खड़ी रहती है। विपिन आगे कहता है, तो कमला, मेरी रितु कह रही थी कि तुम बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हो उसे। मैंने सोचा कि हम भी तो देखें आपकी कहानियों में कितना दम है। तो आज की रात सुनाओगी ना मुझे? साहब जी, कहानी तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, हर रात सुनाएंगे।
देर रात सुनाएंगे, लेकिन आज की पहली कहानी सुनने से पहले बस एक छोटी सी मिठाई आपको खानी होगी जो सुनने वाले को कहानी का असली मजा दिलाती है। वो कहते हैं ना, शुभ काम से पहले कुछ मीठा चखा जाए। कमला की ये मीठी बात सुनकर विपिन अचानक सम्मोहित हो जाता है और कमला के हाथ से मिठाई लेकर खुद खा लेता है। जैसे ही वो मिठाई खाता है उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगता है, उसकी आंखें झपकने लगती हैं और सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। कमला विपिन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में जाकर वो कुछ खोजती है। इसी बीच विपिन पूरी तरह बेहोश हो जाता है अपने बिस्तर पर और कमला उसके कमरे से एक सीक्रेट चाबी चुरा लेती है और वहाँ एक नोट छोड़कर बाहर निकल जाती है। अगली दोपहर अपने एग्जाम खत्म करने के बाद रितु कमला के घर ऑटो रिक्शा में आई। आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई। जैसा वादा किया था, रितु अंजू को लेकर आई और कमला के घर के अंदर चली गई। तीनों ने खाना खाया और उसके बाद कमला ने रितु और अंजू को बताया कि आखिर रितु की माँ रोहिणी के साथ 6 महीने पहले क्या हुआ था। कमला बोली, 20 साल पुरानी बात है। एक लोकल ठेले पर एक लड़की काम किया करती थी। वो रोज नींबू शरबत बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। काफी सारे लड़के लड़कियां, बूढ़े बच्चे उसके हाथ का नींबू शरबत बड़ी खुशी के साथ पीते थे। गर्मियों के दिनों में तो काफी मुनाफा हो जाता था। एक दिन उस ठेले पर शरबत पीने एक ऐसा लड़का आया जो उस लड़की का सपनों का राजकुमार बन गया। अब वो लड़का रोज उसका ग्राहक बन के आने लगा। 1 साल में दोनों में इतना प्यार बढ़ गया कि उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, उस लड़की का नाम रोहिणी और वो लड़का विपिन था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर VR जूस सेंटर के नाम से एक जूस सेंटर खोला, जहां वो लोग अलग अलग प्रकार के स्पेशल ड्रिंक्स लोगों को बेचने लगे और बहुत मशहूर हो गए। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, इनकी जिंदगी में वो ट्विस्ट आया। एक दिन घर में काम करते समय रोहिणी अचानक से बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करके बता दिया कि रोहिणी एक जानलेवा कैंसर की शिकार बन चुकी है। इसके बाद विपिन अपनी पत्नी रोहिणी का बड़ी जिम्मेदारी से ध्यान रखने लगा, यहाँ तक कि रोहिणी पर काम का तनाव ना पड़े, इसलिए विपिन ने एक काम वाली बाई रख ली जो 2 वक्त का खाना और घर की सफाई का काम संभालने लगी। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। विपिन को कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनकी संगत में आकर वो धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो रोज शराब के नशे में अपने घर आने लगा। अपनी पत्नी पर ध्यान देने के बजाय वो उस काम वाली बाई पर ध्यान देने लगा, और वो काम वाली बाई कोई और नहीं बल्कि कमला यानी मैं थी। रोहिणी को काफी बुरा लगता था इन सारी चीजों का तुम पर बुरा असर ना हो, इसलिए रोहिणी ने तुम्हें एक दूर रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। वो सोचती थी कि कितनी खुदगर्ज पत्नी है जो अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए उसने एक दिन सरप्राइज प्लान किया अपने विपिन के लिए। रोहिणी का सरप्राइज ये था कि वो अपने बचे कुछ दिन अपने पति की सेवा में बिता सके और उस हर लम्हे को रिकॉर्ड करके याद बनाकर रख सके। लेकिन विपिन ने नशे की हालत में वहाँ भी रोहिणी का दिल तोड़ दिया। एक दिन उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और बात इतनी दूर पहुंच गई कि विपिन ने बोल दिया, तुम तो बस अब कुछ दिनों की बीवी हो मेरी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कुछ तो सोचना होगा ना मुझे। इस बात पर रोहिणी पूरी तरह टूटी और ऐसे टूटी कि फिर कभी ठीक नहीं हो पाई, और एक दिन उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। ये भारी शब्द सुनकर अंजू और रीतू दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। कमला ने उनको एक एक गिलास पानी दिया और आगे सुनाते हुए बोला, कैंसर तो ठीक हो सकता था, बस जरूरत थी उसके जीवन साथी के विश्वास और सहारे की। लेकिन जब साथ ही छोड़ दिया तो इलाज भी बेअसर हो गया। इसके बाद कमला ने रीतू और अंजू की मदद से विपिन के खिलाफ एक ठोस प्लान बनाया। विपिन को विश्वास दिलाया गया कि उसकी बेटी को कुछ लोकल गुंडों ने किडनैप कर लिया है। वो चिट्ठी और वो मिठाई सब एक प्लान था। अगली रात 10 बजे कमला ने विपिन का दरवाजा खटखटाया। विपिन ने दरवाजा खोला। वैसे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? इतनी भी क्या जल्दी तुम्हें मुझसे मिलने की? अरे तेल बेचने गई रात और याद, और मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। रितु बेबी अभी तक घर नहीं पहुँची। क्या आपके यहाँ आई वो? यही पूछने के लिए मैं आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कॉलेज के बाद सबसे पहले रितु तुम्हारे यहाँ खाना खाने आती है ना, और उसके बाद यहाँ आती है। रात के 10 बज रहे हैं, हालांकि रोज तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाती है। फिर आज साहब जी, तो कोई अनहोनी तो नहीं हो गई ना? हे ईश्वर, रितु को सही सलामत रखना। जमाना इतना बिगड़ जो रहा है। हाँ, जा विपिन जा, उस खत को दोबारा पढ़।
मैं तुझे उसी जगह पर मिलूंगी जहाँ मैं चाहती हूँ। उस रात विपिन ने रितु की बेस्ट फ्रेंड अंजू को कॉल किया, लेकिन अंजू ने भी उसे गुमराह कर दिया और कह दिया कि कुछ लोकल गुंडों ने रितु को अगवा कर लिया है। जब विपिन उस जगह पर पहुंचा जो चिट्ठी में लिखा था, उसने कमला को देखते हुए कहा, कमला, तो इस सब के पीछे तुम्हारी चाल थी? मेरी बेटी को प्लीज छोड़ दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए वो सब मैं दूंगा। मुझे उसे IAS ऑफिसर बनाकर इस देश की गंदगी को साफ करना है। ए दुष्ट विपिन, चुप कर अपनी बकवास। पहले खुद के दिमाग की गंदगी तो साफ कर, फिर देश के बारे में सोचना। अपनी पत्नी पर तूने इतने अत्याचार करके एक बच्ची की माँ छीन ली और अब देश के नाम पर अपनी बेटी को बर्बाद करना चाहता है तू। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज के बाद तू सिर्फ अपने कर्मों का पछतावा करता रहेगा। आखिरकार सारे सबूत पुलिस को सौंपने के बाद विपिन को हिरासत में लिया गया। कमला द्वारा दी गई वो मिठाई ही असली वजह थी कि विपिन को सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आया उस रात। वो जो कुछ भी उस चिट्ठी में लिखा था वो सब अंजू ने कमला के कहने पर लिखा था। रितु की देखभाल कमला ने पूरी तरह की और उसके बाद की जिंदगी उन्होंने सुकून के साथ बिताई। और यही है इस कहानी का द एंड। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो आपको पता है कि क्या करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।